10 लाख बच्चियों में से शायद एक बच्ची को ऐसा कुछ होता है। मेरी इस बीमारी ने पूरी तरह से माहौल को बदल दिया और मुझे लगता था मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। और एक वक्त ऐसा भी था जब मुझे लगा कि मैंने 1-2 बार शायद छोटे मोटे अटेम्प्ट्स भी ले लिए। समाज को लगता था कि मैं गंदी महिला हूँ, बहुत बोल्ड हूँ, इतनी बोल्डनेस की भी ज़रूरत नहीं है। जिस महिला को कोई नहीं जानता था, उसको आज पूरा बिहार जानता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमृता सिंह है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। बिहार के लोगों ने मुझे पैड वुमेन ऑफ बिहार का नाम दिया है। ये नाम मुझे कब, कैसे और कहाँ मिला, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगी। जब मैं पैदा हुई तो मेरे फादर को मेरे जन्म के 1 साल के बाद पता चला कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैं शायद पूरी लाइफ चल नहीं पाऊँगी। और 10 लाख बच्चियों में से शायद एक बच्ची को ऐसा कुछ होता है कि उसका हिप का बोन और कमर का वेस्ट का बोन जुड़ा हुआ नहीं था। बहुत दुखद उस वक्त खबर थी मेरे माँ बाप के लिए। मैं पहली औलाद थी और बहुत परेशानी। फादर उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में, और मेरी मदर पढ़ाई करके और वो कुछ लेक्चरर बनना चाहती थी। बट मेरी इस बीमारी ने पूरी तरह से माहौल को बदल दिया और मेरे फादर को एक प्राइवेट जॉब करना पड़ा। बहुत सारे उनके दोस्तों ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स ने सपोर्ट किया। तब जाकर उन्होंने कुछ कमाना शुरू किया और पढ़ाई करके, कमाई करके उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया। मैं 14 महीने लगभग प्लास्टर में रही। तो मैं आज जैसे आपके सामने खड़ी हूँ, ये खड़ा होना भी मेरे माँ बाप की देन है कि मैं आज खड़ी हूँ, वरना शायद मैं पूरी लाइफ अपाहिज ही रह जाती। उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, बहुत टाइम पे बाद में चलने लगी, मेरे फादर मदर ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए। मेरी माँ का करियर भी पूरा मेरी वजह से क्रश हो गया। लेकिन माँ बाप कभी हौसला नहीं हारते हैं और न बच्चों को हारने देते हैं। ये बात मैंने अपने माँ बाप से ही सीखी। उसके बाद मैं थोड़ी बड़ी हुई, पढ़ाई करने लगी। जैसे हर बच्चे का सपना होता है, मेरा भी सपना था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, शायद इसलिए भी क्योंकि मेरे फादर भी यही चाहते थे। और जिस वक्त हम बड़े हो रहे थे, एक माहौल था समाज में कि डॉक्टर की बेटी डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। मैंने बहुत पढ़ाई भी की, अच्छी स्टूडेंट थी, ब्राइट स्टूडेंट थी, क्लास की सेकंड टॉपर रही थ्रू आउट। कभी मुझे पढ़ाई में कोई परेशानी भी नहीं हुई। लेकिन कहते हैं कि हर किसी की डेस्टिनी तय होती है। बहुत प्रयासों के बावजूद भी मुझे MBBS नहीं मिल पाया। धीरे धीरे वो फेलियर जो था मेरी लाइफ का हिस्सा बनता चला गया। मुझे लगा शायद मैं हार गई हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। एक तो फादर का प्रेशर था कि बनना है तो डॉक्टर, और नहीं बनना है तो फिर कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें करते कराते मैं बहुत डिप्रेस हो गई लाइफ में। मुझे लगा कि अब शायद मेरी कहानी ख़त्म है, मैं कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाऊंगी। और कहते हैं कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो सामने वाला जब भी कुछ कहता है, आपको लगता है कि आपके लिए वो बुरा ही है। कि मैंने फिर एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर्स कर लिया। मैं एक्चुअली बायोटेक करना चाहती थी, बट उस वक्त बायोटेक मेरे फादर को शायद समझ नहीं आया, उन्होंने वहाँ भी मुझे रोक दिया। तो ज़िंदगी ऑलरेडी एक डिप्रेशन में थी, बहुत परेशान थी मैं। मुझे लगता था मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मैं किसी काम की नहीं हूँ। और एक वक्त ऐसा भी था जब मुझे लगा कि मैंने 1-2 बार शायद छोटे मोटे अटेम्प्ट्स भी ले लिए कि मैं शायद फेलियर हो गई लाइफ में। उसके बाद मेरी लाइफ में मेरे जो आज मेरे हस्बैंड हैं, उनकी एंट्री हुई। हमारा अफेयर शुरू हुआ, जैसा कि आमतौर पर होता है। तो उनके आने के बाद लाइफ में चीज़ें थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव होने लगी। हालांकि मेरे भाई बहन वो जानते थे कि मैं अच्छी स्टूडेंट थी, वो बहुत सपोर्टिव थे। वो हमेशा मुझे कहते थे कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगी, लेकिन मैं डिप्रेस थी। लेकिन पिछली बातों को जब मैं रिपीट करती थी तो मैंने अपने फादर से एक चीज़ सीखी। मेरे फादर हमेशा एक बात कहते थे कि जीवन में अगर तुमने अपना वजूद खो दिया, अगर एज अ अमृता सिंह तुम अमृता सिंह नहीं रही, तो लाइफ तुम्हारे लिए बहुत अच्छी नहीं होगी। तो जीवन में कभी भी अपने अस्तित्व को मत खोना। तो अस्तित्व की लड़ाई कहीं ना कहीं, जहाँ जो मैं हारने लगी थी, मैं वापस फिर रेस में आई और मुझे लगा कि शायद डैडी ठीक कहते हैं, अगर मैं अमृता सिंह नहीं बन पाई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी।
फिर मैंने एक बार नए सिरे से लाइफ को शुरू करने का सोचा और इनका सपोर्ट मिल रहा था तो मैं कुछ और सोच रही थी। सोचते सोचते फिर हमारी शादी हो गई। जिस घर में हम रहते थे उस घर की बहू थी। उनसे मेरी थोड़ी जान पहचान हुई। वो मेरी आज बहुत अच्छी, मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड भी है। उसका नाम पल्लवी सिन्हा है। उसकी भी बहुत अच्छी स्कूलिंग हुई, बहुत अच्छी पढ़ाई की उसने। बट वो भी लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पाई, वो भी स्ट्रगल फेज में थी। फिर हम दोनों की मुलाकात हुई। फिर मेरे हस्बैंड ने हम दोनों से कहा कि आप दोनों साथ मिलकर कुछ क्यों नहीं करती हैं। शायद वो दिन मेरे लिए भी और उनके लिए भी हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो हमने एक छोटा सा प्ले स्कूल खोला और वहीं से हमारी लाइफ भी बदली, हम दोनों की ज़िंदगियां बदली। और वो छोटा सा एक डिसीज़न, उन्हीं के मकान में हमने उनके घर वालों से रेंट पर एक प्लेस लिया और हम दोनों ने शुरू किया। 6 बच्चों के साथ हमने स्कूल शुरू किया था और पहली बच्ची जिसका एडमिशन मैंने लिया था वो मेरी बेटी ही थी। तो ये हमारी एक नई जर्नी की शुरुआत हुई। तो हम दोनों ने महसूस किया कि हम बहुत हेल्पिंग नेचर के थे, बहुत ज़्यादा हमें दूसरों को हेल्प करना पसंद था। 2012 में हमने डिसीज़न लिया कि हम समाज के लिए कुछ करेंगे। तो जब समाज के लिए कुछ करने की बात आई तो आम तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और यही सारी बातें होती थीं। हमने भी शुरू किया बेसिक लिटरेसी से कि हम बच्चों और बच्चियों को, ख़ास करके हमने बच्चियों को चूज़ किया था और महिलाओं को शिक्षित करेंगे। तो ये एक छोटा-सा कार्यक्रम हमने 6-6 3-3 महीने का डिसाइड किया और हम दोनों स्लम में जाते थे और उनको पढ़ाते थे। पढ़ाने के दौरान हम जब महिलाओं से और बच्चियों से मिल रहे थे तो हमें महसूस हो रहा था कि उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी है। बहुत सारी चीज़ें हैं उनके लाइफ में जो वो हमसे शेयर करना चाहती हैं, लेकिन शायद हम उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने एक उनके लिए छोटा सा रेगुलर हेल्थ क्लिनिक स्टार्ट करा। हम दोनों ने मिलके कुछ डॉक्टर्स से हम मिले, उन्हें साथ लेकर आए और फिर वो जो रेगुलर हेल्थ क्लिनिक था उसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी आई, पेडियाट्रिशियन भी आए और उन्होंने हमें बताया कि ये महिलाएं जो हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने पीरियड्स को लेके। इनकी 99% बीमारी इनके मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी है, इनके पीरियड्स से जुड़ी है। और उसके बाद कहानी बिल्कुल टर्न अप हो गई। वी बोथ डिसाइडेड, हमने कहा कि शिक्षा पे बहुत लोग काम कर लेंगे बाकी चीज़ों पर, बट हम काम करेंगे महिलाओं के पीरियड्स पे। और शायद वो 2012 में लिया गया एक फैसला जिस पे हमने महिलाओं के पीरियड्स पे काम करने का सोचा और आज 2021 है, हम लगातार इसी विषय पे बात कर रहे हैं। जब हमने शुरुआत करी थी तो कोई इस विषय पे बात नहीं करता था। हमें गंदी औरत का तमगा भी दिया जाता था कि शायद हम आउट ऑफ कंट्रोल महिलाएं हैं जो ना अपने पति के हाथ में है, ना अपने ससुराल वालों के हाथ में है। तो बहुत कुछ लोग कहते थे, हमारे पीठ पीछे हमारी बहुत बुराई होती थी कि कितनी गंदी बात ये करती हैं। फिर भी हमने जारी रखा। मैं बहुत फॉर्च्यूनेट थी क्योंकि मेरा लाइफ पार्टनर या मेरी ज़िंदगी ऐसी थी जहाँ मैं इंडिविजुअल जी रही थी। मेरा हस्बैंड था, मैं थी और मेरा बच्चा था। तो डिसीज़न मुझे लेना था, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। तो मेरे लिए एक सपोर्ट था जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ रही थी। लेकिन समाज ने बहुत रोका। समाज को लगता था कि मैं गंदी महिला हूँ, बहुत बोल्ड हूँ, इतनी बोल्डनेस की भी ज़रूरत नहीं है समाज में काम करने के लिए। लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा, बहुत लोगों ने बहुत तोड़ा भी। जहाँ हम जाते थे वो भी हमें गाली देते थे कि कैसी बातें करने आ जाती हैं, लेकिन चलता रहा, चलता रहा। तब हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, ना हमारे पास इतने पैसे थे कि मैं कुछ बदल सकूं उनके लिए अपने बूते, और ना ही समाज हमारे साथ खड़ा था कि हम कुछ बदल सकें। तो 2012 से 17 का सफ़र ऐसे ही चलता रहा, हार और जीत की लड़ाई चलती रही। चूँकि मैं लाइफ से फ्रस्ट्रेट थी और चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो रही थी तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा था। बट इसी बीच में फैमिली सपोर्ट जो था वो भी साथ साथ बढ़ता जा रहा था। हस्बैंड कह रहे थे कि ठीक है, होगा, अगर तुम यही करना चाहती हो तो शायद इसी में बहुत कुछ होगा।
हमने महिलाओं के लिए काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज कराए जगह जगह जाकर अपने पॉकेट खर्चे से। हम दोनों अपना अपना पॉकेट मनी हस्बैंड से जो मिलता था उसे हम लोग यूज़ करके करते थे, जाते थे उनके बीच, उनको बताते थे, डॉक्टर्स को बुलाते थे, बात कराते थे। फिर हमें लगा कि शायद हमारे अकेले की बात नहीं है। फिर हमने रेड क्रॉस की मदद ली, उनके थ्रू हमने सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूशंस भी कराए उनके लिए। हम देख रहे थे कि सामने तो सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन 1-2 साल बाद हमें लगा कि थोड़ा आगे जाना चाहिए। और जब आगे बढ़े और जब लोगों के बीच जाकर हमने देखा कि पिछले 2 साल हमने क्या किए, तो पता चला वो भी बहुत बड़ा ज़ीरो था। कुछ भी आउटकम नहीं था। एक और फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ। तब लगा कि सब बंद कर देना चाहिए, बेकार है। फैमिली अलग अवॉइड हो रही थी, हस्बैंड्स की भी ग्रीवांसेस धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी कि जहाँ ऐसे काम को कर रहे हैं, जहाँ से एक पैसे की इसको इनकम नहीं है, फुल डे ये बाहर रहती हैं। बच्चा इग्नोर हो रहा है, बहुत कुछ था। एक गिल्ट भी था कुछ नहीं कर पाने का। लेकिन जब सारे दरवाजे, रास्ते, सब कुछ बंद हो जाता है, तो शायद भगवान एक छोटी-सी खिड़की खोलता है। और शायद हमारे लिए भी वो छोटी-सी खिड़की खुली 2017 में। जब हमने देखा कि हमारे एफर्ट से कुछ नहीं बदल रहा है, तो हमने कुछ दिनों के लिए काम रोका। हम दोनों ने सोचना शुरू किया कि आखिर कमी कहाँ है? और कमी जब हमें लगा, तो हमें लगा कि हमने कुछ चीज़ों को बदला और फिर वापस मार्केट में आए, एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ। हमने बिहार में फर्स्ट टाइम सैनिटरी पैड बैंक, बिहार का पहला सैनिटरी पैड बैंक हमने खोला, सिर्फ इसलिए क्योंकि महिलाओं को जानकारी के साथ कम से कम कीमत पर हम सैनिटरी पैड उपलब्ध करा सकें। सैनिटरी पैड की स्थिति उस वक्त ये थी कि वो एक लग्जरी आइटम हुआ करता था, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। मिडिल क्लास अफोर्ड करता था, लोअर मिडिल क्लास तो फिर भी गंदा कपड़ा ही इस्तेमाल करता था। तो उस गंदे कपड़े और गंदी बात को दूर करने के लिए हमने ये एफर्ट्स लिए, और 2017 में लिया गया वो एफर्ट आज 2021 में इस हद तक पहुंच गया है। लाखों महिलाओं तक हम हर साल पहुंचते हैं, और हर बार हम महिलाओं को बताते हैं कि शर्म और झिझक हर विषय पर है। और एक ऐसा विषय जिस पर कोई बात नहीं करता था, आज बात होती है तो बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैंने आपको ये बात कही। बचपन मेरा बहुत स्ट्रगल वाला था। मैं जब बड़ी हो रही थी तो मैं डिप्रेशन में थी, क्योंकि मैं फादर और मदर का सपना पूरा नहीं कर पा रही थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने हस्बैंड को भी स्ट्रगल में डाल दिया, क्योंकि वो अपना लाइफ सेट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और मैंने उनको एक और स्ट्रगल में डाल दिया। तो बहुत सारे गिल्ट्स थे, इतने गिल्ट्स कि कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट होकर रोने लगती थी, चिढ़ जाती थी, गुस्सा होने लगती थी कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ, कौन से रास्ते पर जा रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब ये समझ में आया कि शायद तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम समाज को कुछ देकर जाओ। जीना सबको है, मरना सबको है, लेकिन अगर मेरी वजह से 4 लोगों की ज़िंदगी भी बदलती है तो ये बहुत प्राउड फीलिंग देता है। और महिलाओं के लिए मैं हमेशा ये चीज़ मैंने महसूस की है कि उनका किसी भी महिला का सफ़र आसान नहीं है, मेरा भी नहीं था। हर महिला को एक अलग ही चैलेंज से गुजरना पड़ता है, दोहरी जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, बहुत सारी चीज़ें। इस जो महिलाओं का एक खूबसूरत आवरण लोग देखते हैं, वो एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। उसके पीछे बहुत दर्द होता है, बहुत आंसू होते हैं, जो हर दिन वो पीती है और फिर बाहर निकलती है। मेरे भी रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माहवारी पर काम करते वक्त जब मैं लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदलती हूँ, और जब लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, और कई महिलाओं का जीवन हमारी वजह से बच गया, उनको कैंसर नहीं हुआ, उन्होंने अपना ध्यान रखा, हमने उनके इलाज करवाए, कई महिलाओं को हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी करवा देते हैं, तो लगता है कि वो सारे गिल्ट कहीं ना कहीं कम होने लगते हैं। जिस महिला को कोई नहीं जानता था, उसको आज पूरा बिहार जानता है। हमने यूनिसेफ के साथ काम किया है, हमने WHO के साथ, हम सब मिलकर काम करते हैं, और यूनिसेफ के साथ काम करने के दौरान भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और लाखों महिलाओं तक हम अप्रोच कर पा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि महिला होना
शर्म की बात नहीं या दुख की बात नहीं है। हौसला हारते ज़रूर हैं हम, लेकिन उसी जोश के साथ खड़े भी होते हैं। तो मैं हर महिला को इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ इस आपके जोश टॉक के माध्यम से, कि कभी भी कोई भी लाइफ में पार्ट आए, महिलाओं को टूटना नहीं चाहिए। और जो एक गिल्ट होती है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मुझे भी होती है, मदर गिल्ट, वाइफ गिल्ट, नहीं कुछ कर पाने का परिवार के लिए, वो सारे गिल्ट सही हैं। लेकिन अपने सपने, अपने वजूद को ढूंढने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए हर महिला को। बस यही मेरा मैसेज है, क्योंकि आप किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की बीवी के तौर पर ज़रूर जानी जाएंगी, लेकिन जब आप अपने नाम से जानी जाती हैं तो उसका गर्व और उसकी फीलिंग बिल्कुल अलग होती है। थैंक यू सो मच। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।